मुस्कान को बचपन से ही ज़िंदगी ने कभी खुलकर मुस्कुराने का मौका नहीं दिया था। जब वह सिर्फ 10 साल की थी तब एक भयानक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उस रात की बारिश, एम्बुलेंस की आवाज़ और अस्पताल के बाहर रोता हुआ उसका बड़ा भाई रोहित, ये सब दृश्य आज भी उसके सामने, उसके दिमाग में जिंदा थे। माता पिता के जाने के बाद रोहित ही उसका सहारा बना। उसने अपनी पढ़ाई और सपने छोड़कर छोटी नौकरी की ताकि मुस्कान की ज़िंदगी किसी तरह चल सके। कई सालों तक मुस्कान यही मानती रही कि दुनिया में अगर कोई उसका अपना है तो वह है सिर्फ उसका भाई। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। रोहित की शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे जहरीला हो गया। उसकी भाभी मुस्कान को बोझ समझती, छोटी छोटी बातों पर ताने दिया जाते। कब तक इस घर में रहोगी, अब इसकी शादी कर दो। शुरुआत में रोहित चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे वह भी बदल गया। अब वो मुस्कान की तकलीफ़ें नहीं देखता था, सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनता था। फिर एक दिन रोहित को अमेरिका में नौकरी मिल गई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसी खुशी के बीच मुस्कान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जल्दबाजी में ले लिया गया। उसकी शादी गिरीश नाम के लड़के से तय कर दी गई। पहली नज़र में गिरीश शांत और समझदार इंसान लगता था। उसकी माँ मीठी बातें करती थी और बार बार यही कहती थी, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस संस्कारी लड़की चाहिए। रोहित को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मुस्कान ने भी बिना ज़्यादा सवाल किए शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने भाई के फैसले पर भरोसा किया था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह शादी नहीं, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जाल था। शादी के बाद जब मुस्कान पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तब उसके मन में एक अजीब डर पैदा हुआ। घर बाहर से बड़ा था, लेकिन अंदर का माहौल बेहद अजीब था। फ्रिज टूटा हुआ था, टीवी खराब था, कमरे में अजीब सी बदबू थी और रसोई में महीनों पुराना सामान रखा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि गिरीश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह महंगे फ़ोन इस्तेमाल करता, हर हफ्ते नए कपड़े खरीदता, लेकिन घर की हालात किसी खंडर जैसी थी। मुस्कान ने एक दिन धीरे से पूछा, अगर पैसे हैं तो घर ठीक क्यों नहीं करवाते? उसके इतना कहते ही गिरीश का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। उस रात पहली बार मुस्कान को अपने फैसले से डर लगा। शादी के 2 महीने बाद मुस्कान को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। शुरुआत में उससे लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसी दिन से उसके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल दी। गिरीश और उसकी माँ का व्यवहार अचानक बदल गया और वे मुस्कान को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। फ़ोन इस्तेमाल करने से रोकते थे और पड़ोसियों से बात करने से मना करते थे। हर रात गिरीश उसे कुछ दवाइयाँ देता और कहता, डॉक्टर ने दी है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुस्कान को कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था। महीने गुजरते गए, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उसे अक्सर चक्कर आते थे, पेट में असहनीय दर्द होता, लेकिन गिरीश हर बार सिर्फ यही कहता, ये सब नॉर्मल है। एक दिन जब गिरीश घर पर नहीं था, तब सामने रहने वाली एक बुज़ुर्ग औरत धीरे से मुस्कान के पास आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, अगर मौका मिले तो यहाँ से भाग जाना। मुस्कान घबरा गई। उसने पूछा, क्यों? बुज़ुर्ग औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, तुमसे पहले भी एक लड़की इस घर में आई थी, वो भी अचानक गायब हो गई थी।
यह सुनते ही मुस्कान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस रात उसने पहली बार गिरीश का फ़ोन चेक करने की कोशिश की। फ़ोन में कई गर्भवती महिलाओं की तस्वीरें थीं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी और एक फ़ाइल थी जिसमें लिखा था प्रोजेक्ट N9। मुस्कान समझ चुकी थी कि यह किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा जिंदा भी है या नहीं। 8वें महीने तक आते आते मुस्कान की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। एक रात अचानक उसे तेज़ ब्लीडिंग शुरू हो गई। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन गिरीश और उसकी माँ घबराए नहीं, बल्कि वे किसी को फ़ोन करके कह रहे थे, एक्सपेरिमेंट अनस्टेबल हो रहा है। यह सब सुनकर मुस्कान का खून जम गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसके बच्चे को बच्चा नहीं बल्कि एक प्रयोग समझते हैं। जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ी गई, तब उसे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत अल्ट्रासाउंड किया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक डॉक्टर मुस्कान के पास आया और बोला, हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। मुस्कान डर गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? डॉक्टर की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, आपके शरीर में कई महीने से खतरनाक केमिकल डाले जा रहे थे और आपका बच्चा कई हफ्ते पहले ही मर चुका है। यह सुनते ही मुस्कान की दुनिया नहीं वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन असली सच अभी बाकी था। पुलिस जांच में पता चला कि गिरीश और उसकी मां एक अंतर्राष्ट्रीय गैर कानूनी गिरोह में जुड़े हुए थे, जो गर्भवती महिलाओं पर अवैध मेडिकल प्रयोग करता था। उसका मकसद ऐसी तकनीक बनाना था जिससे भ्रूण का असामान्य परिस्थिति में ज़्यादा समय तक जिंदा रखा जा सके। इसके लिए गरीब और अकेली महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। पुलिस को गिरीश के घर में करोड़ों रुपए के दस्तावेज, नकली मेडिकल फाइल्स और कई महिलाओं की रिपोर्ट्स मिली। सबसे डरावनी चीज़ थी गिरीश की पहली पत्नी की फ़ोटो, जो सालों पहले लापता घोषित हुई थी। अब सब समझ आ चुका था। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी। अस्पताल के बेड पर लेटी मुस्कान लगातार रोती रहती थी। उसे अपने बच्चे का चेहरा तक देखने को नहीं मिला। वह सिर्फ एक सवाल पूछती, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ज़िंदगी हमेशा जवाब नहीं देती। कई बार वह इंसान को सिर्फ तोड़ कर देती है। कई महीनों तक मुस्कान वुमेन सेंटर में रही। शुरुआत में वह किसी से बात नहीं करती थी, रात में चीख कर उठ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे खुद को संभालना शुरू किया। उसने सिलाई सीखनी शुरू की, फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फ़ैसला लिया। पहली बार वह किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीख रही थी। कुछ महीने बाद अदालत में गिरीश और उसकी मां को लंबी सज़ा सुनाई। कोर्ट ने कहा, किसी महिला की मजबूरी का प्रयोगशाला बनाना इंसानियत के खिलाफ अपराध है। मुस्कान ने तलाक ले लिया और अपने जीवन की नई शुरुआत की। आज वह एक छोटे शहर में अपना सिलाई सेंटर चलाती है, जहां वह उन महिलाओं को काम सिखाती है जो ज़िंदगी में हार चुकी होती है। कभी कभी रात में उसे अपने बच्चे की याद आती है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं होता, क्योंकि इस बार मुस्कान टूटती नहीं थी। वह दोबारा जन्म ले चुकी थी। बरसात की उस रात जब मुस्कान अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, तब उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में उसकी ज़िंदगी एक ऐसे अंधेरे में बदल जाएगी जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होगा। बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर उसका दिल। उसकी शादी
को सिर्फ 4 महीने हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह किसी घर में नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी कैद में रह रही हो। गिरीश पहले जैसा नहीं रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में वह शांत और केयर करने वाला पति लगता था, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा दिखाई देता था। वह रात पर किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करता और मुस्कान के आते ही कॉल काट देता। उसकी माँ हमेशा घर के एक बंद कमरे में बाहर बैठी रहती, जैसे वहाँ से कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। एक रात मुस्कान की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे घर के नीचे बेसमेंट में किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन आवाज़ लगातार तेज़ होती गई। डरते डरते वह कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों के पास हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। मुस्कान धीरे धीरे नीचे उतरी। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पार की, उसकी सांसें रुक गई। सामने लोहे का बड़ा दरवाज़ा था और उसके अंदर से किसी महिला की दर्द भरी चीखें आ रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह डर के चीख पड़ी। पीछे गिरीश खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने मुस्कान को जोर से ऊपर खींचा और कहा, अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। उस रात के बाद मुस्कान के मन में डर और बढ़ गया। अगले दिन उसने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग औरत से बात करने की कोशिश की। पहले तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब मुस्कान रोने लगी तब उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच जानना है, यह घर में तुम पहली लड़की नहीं हो। मुस्कान का दिल जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग औरत ने बताया कि पिछले 5 सालों में इस घर में 3 लड़कियां बहू बनकर आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि ये उनके साथ क्या हुआ। पुलिस भी आई थी, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। ये सुनते ही मुस्कान के हाथ कांपने लगे। उस रात मुस्कान ने फैसला लिया कि उसे सच्चाई जाननी है। जब गिरीश और उसकी माँ सो गए तब वह चुपके से उस बंद कमरे की चाबी ढूंढने लगी। काफ़ी देर बाद उसे रसोई के एक पुराने डिब्बे में चाबी मिल गई। कांपते हाथों से उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही बदबू का तेज़ झोंका उसके चेहरे से टकरा गया। कमरे में अजीब मशीनें लगी थी। दीवारों पर मेडिकल चार्ट टंगे थे और कई फाइल्स ज़मीन पर बिखरी थी। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे एक पुराने कैमरे पर पड़ी। कैमरा अभी भी ऑन था। मुस्कान ने डरते हुए वीडियो चलाया और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। वीडियो में गिरीश दिखाई दे रहा था और उसके सामने एक गर्भवती महिला कुर्सी में से बंधी हुई थी। वह दर्द से रो रही थी और गिरीश किसी इंजेक्शन से उसके शरीर में कुछ डाल रहा था। तभी वीडियो में गिरीश की आवाज़ आई, अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो हमें 5 करोड़ मिलेंगे। मुस्कान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुस्कान ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वह गिरीश की माँ खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाकू था। मुस्कान भागने लगी, लेकिन तभी ऊपर से गिरीश नीचे आ गया। उसने मुस्कान को पकड़ लिया और ज़ोर से दीवार पर धक्का दिया। मुस्कान दर्द से ज़मीन पर गिर पड़ी। गिरीश पहली बार खुलकर हंसा। उसकी हंसी किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसने कहा, तुम सोच रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो? नहीं मुस्कान, तुम सिर्फ हमारा अगला एक्सपेरिमेंट हो। यह सुनते ही मुस्कान के शरीर में सिरहन दौड़ गई। तभी उसने
उसे एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों से उसे जो दवाइयाँ दी जा रही थी वो सामान्य दवाइयाँ नहीं थी। गिरीश ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया। कमरे में रखी मशीनों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। मुस्कान रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने वाले दीवार पर लगी तस्वीरों पर गई। वहाँ उन सभी महिलाओं की तस्वीरें लगी थी जो इस घर में पहले आई थी, लेकिन एक तस्वीर देखकर उसका दिल रुक गया। उस तस्वीर में उसकी भाभी भी थी। मुस्कान की आंखें फटी रह गई। इसका मतलब उसका भाई भी इन सब में शामिल था। अचानक ऊपर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। गिरीश और उसकी माँ घबरा गए। दरअसल पड़ोस की बुज़ुर्ग औरत ने मुस्कान की चीख सुनकर पुलिस को बुला लिया था। गिरीश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। जांच में पता चला कि गिरीश और उसकी मां अकेले नहीं थे। उनके साथ कई बड़े डॉक्टर और विदेशी एजेंट जुड़े हुए थे। वे गर्भवती महिलाओं पर गैरकानूनी प्रयोग करके करोड़ों कमाते थे। सबसे बड़ा झटका जब लगा जब पुलिस ने बताया कि मुस्कान का भाई रोहित भी इस गिरोह का हिस्सा था। उसने पैसों के लिए अपनी ही बहन की ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। यह सच सुनकर मुस्कान पूरी तरह टूट गई थी। जिस भाई को वह भगवान मानती थी, वही उसका सबसे बड़ा गुनहगार निकला। अदालत में जब रोहित को हथकड़ियाँ पहनाकर लाया गया, तब उसकी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन मुस्कान की आंखों में बस अब आंसू नहीं थे। उसने सिर्फ एक बात कही, जिस दिन माँ बाप मरे थे उस दिन मैं अनाथ नहीं हुई थी, मैं आज हुई हूँ। कई महीनों के इलाज और मानसिक संघर्ष के बाद मुस्कान ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने फैसला लिया कि अब वह डरकर नहीं जिएगी। उसे महिलाओं के लिए एक हेल्प सेंटर शुरू किया, जहां घरेलू हिंसा और धोखे का शिकार हुई लड़कियों को सहारा दिया जाता था। लोग आज भी उसकी कहानियां सुनाकर कांप उठते हैं, क्योंकि मुस्कान सिर्फ मौत के मुंह से वापस नहीं आई थी, बल्कि उसने उस चेहरे से नकाब हटाया था जिन्हें दुनिया सिर्फ शरीफ इंसान समझती थी। मुस्कान ने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को लोग उसका अपना घर कहेंगे, वही घर एक दिन उसके लिए नर्क बन जाएगा। अदालत में गिरीश, उसकी माँ और उसके भाई रोहित को सज़ा मिलने के बाद भी मुस्कान की ज़िंदगी आसान नहीं हुई थी। बाहर की दुनिया उसे बेचारी समझती थी, लेकिन उसके अंदर हर दिन एक नया तूफ़ान चलता था। रात होते ही उसे वही बेसमेंट याद आता, वही चीखे, वही इंजेक्शन और अपने बच्चे की अधूरी धड़कन। कई बार वह नींद में चीखती हुई उठ जाती। वुमेन सेंटर की दूसरी महिलाएं उसे संभालती, लेकिन उसके दिल का डर ख़त्म नहीं होता था। उसे लगता था कि हर आदमी झूठा है और हर रिश्ते सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनते हैं। धीरे धीरे उसे खुद को संभालने की कोशिश शुरू की। उसने सिलाई सीखनी शुरू की, फिर छोटे बच्चे को पढ़ाने लगी, लेकिन समाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लोग उसके पीछे बातें करते, यही वो लड़की है जिसका पति जेल गया। कुछ लोग उसे मनहूस कहते तो कुछ उसके चरित्र पर सवाल उठाते। मुस्कान हर ताने को चुपचाप सहती रहती, क्योंकि अब उसके पास रोने की ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन ज़िंदगी शायद उसे एक और मोड़ देने वाली थी। उस दिन सेंटर में एक नया डॉक्टर आया था। उसका नाम आरव था। वह उन महिलाओं का इलाज करने आता था जो मानसिक और शारीरिक हिंसा का शिकार हुई थी। बाकी लोगों से अलग उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि सम्मान था।
पहली बार किसी आदमी ने मुस्कान को इस तरह देखा था जैसे वह टूटी हुई नहीं बल्कि मजबूत हो। शुरुआत में मुस्कान उससे बात तक नहीं करती थी, लेकिन आरव हर दिन बिना कुछ पूछे उसके लिए किताबें छोड़ जाता, कभी चाय रख जाता, कभी सिर्फ इतना कहता, आपको फिर से जीना सीखना होगा। धीरे धीरे मुस्कान का डर कम होने लगा। कई महीने बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। दोनों घंटों बैठकर बातें करते। आरव ने अपनी कभी उसके अतीत के बारे में ज़बरदस्ती सवाल नहीं किया। यही बात मुस्कान को उसके करीब ले आई। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। एक शाम जब मुस्कान सेंटर से घर लौट रही थी, तभी अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक औरत उतरी। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी, लेकिन आंखों में अजीब नफ़रत थी। उसने मुस्कान को देखते ही कहा, तू बच कैसे गई? मुस्कान डर गई। तभी उस औरत ने अपना नाम बताया, मैं गिरीश की बुआ हूँ। मुस्कान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। उस औरत ने मुस्कान को बताया कि गिरीश अकेला नहीं था, पूरा परिवार इस गैरकानूनी धंधे में शामिल था। उसके ससुर विदेशी लोगों के साथ मिलकर महिलाओं की तस्करी करते थे। उसकी ननंद कविता नकली एनजीओ चलाती थी। यह गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर फंसाया जाता था। यहाँ तक कि गिरीश के पिता अपनी पहली बहू को भी मार दिया था, क्योंकि उसने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी। मुस्कान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वह जिस परिवार का हिस्सा बनी थी, वह परिवार नहीं, दरिंदों का गिरोह था। उस रात मुस्कान बहुत रोई। उसे लगा था कि उसका अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन आरव उसके पास आया। उसे मुस्कान के हाथ पकड़कर कहा, डरते डरते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब डरना नहीं, लड़ना सीखो। पहली बार किसी ने उसके टूटे हुए दिल को सहारा दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा, लेकिन मुस्कान अब भी डरती थी। उसे लगता था कि अगर उसे फिर से किसी का भरोसा किया तो शायद फिर टूट जाएगा। कुछ महीनों के बाद अचानक आरव पर हमला हुआ। रात को अस्पताल से लौटते वक्त कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। पुलिस जांच में पता चला कि हमला गिरीश की ननंद कविता ने करवाया था। वह जेल में बंद अपने भाई को बचाने के लिए उन सभी लोगों को ख़त्म करना चाहती थी जो केस से जुड़े हुए थे। यह सुनते ही मुस्कान के अंदर का डर गुस्से में बदल गया। पहली बार उसने भागना बंद कर दिया। मुस्कान ने पुलिस और मीडिया के सामने पूरा सच उजागर करने का फ़ैसला लिया। उसने उन सभी महिलाओं को इकट्ठा किया जो उस गिरोह का शिकार हुई थी। कोर्ट में जब गिरीश का पूरा परिवार खड़ा था, तब मुस्कान ने बिना डरे कहा, तुम लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा था, लेकिन जिस औरत से उसका बच्चा छीन लिया गया, वो डरना छोड़ देती है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गिरीश के पिता ने करोड़ों की प्रॉपर्टी और पावर के लिए अपने ही छोटे भाई की हत्या करवाई थी। उसकी माँ ने कई लड़कियों को जहर देकर मारा था। कविता लड़कियों को विदेश भेजने वाले रैकेट की मुख्य सदस्य थी। पूरा परिवार अपराध की दुनिया में डूबा हुआ था। आखिरकार अदालत ने सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उस दिन कोर्ट के बाहर मुस्कान बहुत देर तक आसमान को देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों बाद उसके सीने से कोई भारी पत्थर हटा गया हो। तभी आरव उसके पास आया और बोला, अब तो ज़िंदगी शुरू करोगी? मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए।
उसने पहली बार बिना डरे किसी का हाथ पकड़ा। 2 साल बाद मुस्कान और आरव की शादी हुई, लेकिन यह शादी पहले जैसी नहीं थी। इसमें डर नहीं था, मजबूरी नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। मुस्कान ने अपना हेल्थ सेंटर और बड़ा किया, जहाँ हज़ारों महिलाएं नई ज़िंदगी शुरू करने लगी। लोग कहते थे कि मुस्कान की कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं, लेकिन मुस्कान जानती थी कि यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, यह उस औरत की कहानी थी जिसने नर्क से वापस आकर खुद को अपनी दुनिया बनाई थी। शादी के बाद पहली बार मुस्कान को ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी ने उसे थोड़ी राहत दी हो। आरव के साथ बिताए छोटे छोटे पल उसे टूटते हुए दिल को धीरे धीरे भरने लगे थे। सुबह की चाय, सेंटर के साथ काम करना, रातों को छत पर बैठकर भविष्य की बातें करना, ये सब मुस्कान के लिए किसी सपने जैसा था। कई सालों बाद उसे बिना डर के मुस्कुराना सीखा था, लेकिन उसके अंदर कभी ना कहीं एक डर अब भी जिंदा था कि शायद उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। एक रात मुस्कान अपने सेंटर से लौट रही थी। बारिश हो रही थी और सड़क लगभग गीली थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी घर पहुंची, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ राज कभी ख़त्म नहीं होते। मुस्कान के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत आरव को बुलाया। दोनों ने डरते हुए बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी। फ़ोटो में गिरीश खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक आदमी और था जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। फ़ोटो के पीछे लिखा था, असली मालिक अभी ज़िंदा है। यह पढ़ते ही मुस्कान की सांसें तेज हो गई। उसे याद आया कि पुलिस ने कभी उस गिरोह के असली सरगना को नहीं पकड़ा था। गिरीश सिर्फ एक मोहरा था। उसी रात आरव ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही घर की लाइट चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। आरव टॉर्च लेकर ऊपर गया। मुस्कान नीचे खड़ी कांप रही थी। तभी अचानक ऊपर से ज़ोर की आवाज़ आई। मुस्कान ऊपर पहुंची और उसका दिल रुक गया। आरव ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर अंधेरे में किसी के भागने की आवाज़ आ रही थी। मुस्कान चीख पड़ी। उसने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। अस्पताल में कई घंटों तक ऑपरेशन चला। मुस्कान पूरी रात भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसकी ज़िंदगी उसे फिर सब कुछ ना छीन ले। यह सुबह डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन हमला बहुत खतरनाक था। आरव बच गया, लेकिन इस घटना ने मुस्कान को फिर अंदर से हिला दिया। उसने समझ लिया था कि अगर वह डर कर चुप बैठी रही तो ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी दिन उसने फैसला लिया कि अब आखिरी लड़ाई होगी। अगले कुछ महीनों तक पुलिस के साथ मिलकर उसने उस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की और मदद की। कई बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर और नेता उस गिरोह से जुड़े निकले। देश भर में छापे पड़े। दर्जनों लड़कियों को बचाया गया। आखिरकार एक दिन उस गिरोह का असली सरगना भी पकड़ा गया। जब उसे कोर्ट में लाया गया तब मुस्कान हैरान रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गिरीश का सगा चाचा था, जिसे सालों पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। उसने ही पूरे नेटवर्क को बनाया था। अदालत में उसने
मुस्कुराकर मुस्कान को कहा, तुमने हमारा खेल ख़त्म कर दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर का डर कभी ख़त्म नहीं होगा। मुस्कान को कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने शांत आवाज़ में जवाब दिया, डर ख़त्म नहीं होता, इंसान डर के साथ जीना सीख जाता है। कुछ महीनों बाद अदालत ने पूरे गिरोह के उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उस दिन कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे थे, सवाल थे, लेकिन मुस्कान सिर्फ आसमान को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे कई सालों बाद उसके माता पिता और उसका खोया हुआ बच्चा कहीं से उसे देख रहा हो। समय बीत गया। मुस्कान और आरव ने मिलकर महिलाओं के लिए देश का सबसे बड़ा हेल्प सेंटर खोला। वहाँ उन लड़कियों का सहारा दिया जाता था जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। लोग दूर दूर से मुस्कान से मिलने आते, उनके संघर्ष की कहानियाँ जब लाखों महिलाओं की ताकत बन चुकी थी। एक शाम सेंटर की छत पर खड़ी मुस्कान डूबते सूरज को देख रही थी। आरव पीछे से आया और बोला, अब डर लगता है? मुस्कान हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में इस बार दर्द नहीं, सुकून था। उसने धीरे से कहा, नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शायद पहली बार ज़िंदगी ने मुस्कान को सच में मुस्कुराने की वजह दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कहानी पूरा सुनने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई